डूअर्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेखपाल एग्जाम के लिए जो 500 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उसके पार्ट 2 को देखेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप लोगों को अपडेट मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि फरवरी 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किए थे श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी एक संगठन था जिसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कर स्वशासन दिलाना था। इस संस्था की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने फरवरी 1905 में ये लंदन में इंग्लैंड में की गई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा 1897 में लंदन में बस गए थे। उनके पास भारतीय क्रांतिकारियों का एक समूह था जिनमें बी.डी. सावरकर, लाला हरदयाल और मदन लाल ढींगरा प्रमुख थे। और जो यहाँ पे एनी बेसेंट लिखा है तो एनी बेसेंट जी ने 1916 में होम रूल लीग शुरू की थी। तो इसका आंसर था श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने आगरा नगर की स्थापना की थी? तो आगरा नगर की स्थापना किए थे सिकंदर लोदी ने। तो दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश में बहलोल लोदी के बाद 1489 ईस्वी में सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा। उसने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की तथा 1506 में आगरा को राजधानी बनाया। और यहाँ पे जो खिज रखा है वो सैयद वंश का संस्थापक था और लोदी वंश का संस्थापक जो था वो बहलोल लोदी ही था। उसके पुत्र सिकंदर लोदी ने ये आगरा नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? तो खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र बरेली था। तो 1857 का विद्रोह जो था वो 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था और कानपुर में इसका नेतृत्व नाना साहब ने किया था और बरेली में खान बहादुर खान जो है इसका नेतृत्व किए थे और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। और 1857 की क्रांति का प्रतीक था कमल का फूल और चपाती। और 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है कि सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। ये दिसंबर 1929 में हुआ था और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया था। अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी वो था 12 मार्च 1930 को। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया तथा 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। तो दांडी मार्च जो शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 में और नमक कानून तोड़े थे 6 अप्रैल 1930 को। 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच इन्होंने ये दांडी यात्रा किए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो है संविधान का आर्टिकल 17। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो आर्टिकल 17 ये संविधान के मूल अधिकार में दिया गया है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार है और ये यूएसए से लिया गया है। संविधान के भाग 2 में तो नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार है और उसी में आर्टिकल 17 जो है वो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। और आर्टिकल 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात करता है और आर्टिकल 18 जो है ये उपाधियों का अंत का बात करता है। आर्टिकल 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो ये संविधान की प्रथम अनुसूची में ही लिखा गया है कि भारत राज्यों और उसके संघ शासित क्षेत्रों के बारे में। तो प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाओं का उल्लेख किया गया है। जो द्वितीय अनुसूची है उसमें विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है और तीसरी अनुसूची में उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है और चौथी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन के संबंध में उल्लेख किया गया है। तो पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्रों के नाम, दूसरे में वेतन भत्ते, तीसरे में शपथ। पहले वेतन भत्ते लेंगे उसके बाद शपथ लेंगे। तो द्वितीय में वेतन भत्ते और तीसरे में शपथ और चौथे में राज्यसभा सीटों के आवंटन के बारे में लिखा गया है। पूरी सभी अनुसूचियों को देख लेते हैं। जैसे 4 तक तो पहले हो गए, फिर 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों का प्रशासन
के बारे में इसमें उपबंध किए गए हैं। और 6वीं अनुसूची में ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात कही गई है। तो यहाँ पे इसमें 6वीं अनुसूची में ये 4 राज्यों के बारे में उल्लेख है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और 7वीं अनुसूची में शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है, इसमें केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची की बात की गई है। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। शुरुआत में 14 भाषाएं थी, बाद में बढ़ाकर इसको 22 भाषाएं कर दी गई हैं। पहले सिंधी को जोड़ा गया था, उसके बाद से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया था। फिर लास्ट में जो अभी किया गया था 92वां संविधान संशोधन, उससे बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया था। इससे टोटल 22 भाषाएं हो गई थी। और 9वीं अनुसूची में कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए इसे 1951 में जोड़ा गया था, और ये संविधान की पहली संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था, अनुसूची 9। उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। और जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। और 11वीं अनुसूची ये पंचायतों के कार्य से संबंधित है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें पंचायतों के 29 विषय दिए गए हैं। और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के कार्य के बारे में दिया गया है, और इसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें नगर पालिकाओं के 18 विषय दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर यह मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 के पश्चात एक नया भाग 4A अंतः स्थापित किया गया, और इसी में भाग 4A में ही आर्टिकल 51A के अंतर्गत मूल कर्तव्य दिए गए हैं। और शुरुआत में 10 मूल कर्तव्य थे, अब जो एक बाद में जोड़ दिया गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा, तो अब 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं। जो 86वें संविधान संशोधन 2002 में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था वो शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में सही नहीं है। तो यहाँ पे भारत के महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, ये सही है। और भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, ये भी सही है। उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, ये भी सही है। जो यहाँ पे ये लिखा है कि उसे मत देने का अधिकार है संयुक्त बैठक में, तो ये गलत है। उसे मत देने का अधिकार नहीं होता महान्यायवादी को, उसे दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन बस मत देने का अधिकार उसको नहीं होता। तो भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। इसकी व्यवस्था आर्टिकल 76 में की गई है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं होगा, वह सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए उसे निजी विधिक कार्रवाई से नहीं रोका जा सकता है। भारत का महान्यायवादी किसी भी संसदीय समिति का सदस्य हो सकता है, बोल सकता है, कार्यों में भाग ले सकता है, किंतु मत नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर व लाल सागर को कौन सा इसमें जल संधि या नहर जोड़ती है? तो यह है स्वेज नहर। तो स्वेज नहर यह एक कृत्रिम नहर है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और जो मोजाम्बिक जल संधि यहाँ लिखा है तो अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच स्थित है, और जिब्राल्टर जल संधि जो है वो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो यहाँ पे भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है वो है स्वेज नहर। ये लाल सागर, ये भूमध्य सागर, इन दोनों को जोड़ रही है। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है किसको? तो है जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जिब्राल्टर जल संधि को स्पेन जो यूरोप में है तथा मोरक्को जो अफ्रीका में है के मध्य स्थित है। यह जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इसे भूमध्य सागर की कुंजी व भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये मोरक्को और ये स्पेन है, ये स्पेन का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो पश्चिम से पूर्व पृथ्वी की 2 गतियां हैं, एक परिभ्रमण गति और एक परिक्रमण गति। तो परिभ्रमण गति में पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। इस क्रिया से दिन व रात बनते हैं। और जो परिक्रमण गति है, ये परिक्रमण गति, इसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और इसका समय है जैसे 365 दिन 6 घंटे एक साल में। ये पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करती है। और इसके अनुसार, परिक्रमण के अनुसार जो है ऋतुओं का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। इनकी पुस्तक थी द वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में यह पुस्तक आई थी।
से अर्थशास्त्र को मान्यता प्राप्त हुई थी, इसलिए इनको अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, ये तीनों बेरोजगारी जो है वो भारत में पाई जाती है। तो भारत एक विकासशील देश है, इसलिए यहाँ अलग अलग प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। जैसे ग्रामीण अल्प रोजगार, जब व्यक्ति को उनकी क्षमता से कम काम मिलता है तो उसे ग्रामीण अल्प रोजगार जैसे बोलते हैं। उदाहरण जैसे किसान साल भर काम नहीं कर पाते, वो केवल सीजन में काम कर पाते हैं। और जो चक्रीय बेरोजगारी है, ये आर्थिक मंदी के कारण होती है। उद्योगों में उत्पादन घटने से लोग बेरोजगार हो जाते हैं। और जो संरचनात्मक बेरोजगारी है, जब स्किल की कमी हो, स्किल और नौकरी की मांग में असंतुलन होता है, जैसे तकनीकी बदलाव के कारण पुराने काम खत्म हो जाना, स्किल की कमी के कारण ये संरचनात्मक बेरोजगारी पैदा होती है। तो यहाँ पे ये तीनों बेरोजगारी भारत में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो मानव रक्त में प्लाज्मा जो है वो 55 से 60% तक होती है। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है, इसका रंग हल्का पीला होता है। यह कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55 से 60% तक होता है। ये इसका आंसर होगा 55 से 60%। तो प्लाज्मा में शामिल होते हैं 90 से 92% पानी होता है, और उसके अलावा प्रोटीन, हार्मोन, पोषक तत्व, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, अपशिष्ट पदार्थ, ये सब भी शामिल होते हैं। यहाँ पे जो इसका आंसर है ये 55 से 60% रक्त में प्लाज्मा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो मेडुला अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। बाकी इसके नीचे जो ऑप्शन है सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये तीनों अग्र मस्तिष्क का भाग है। मानव मस्तिष्क में 3 भागों में विभाजित है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क के भाग हैं सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये तीनों शामिल हैं। और जो मेडुला इसमें जो लिखा है वो मेडुला पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। यह श्वसन, हृदय गति आदि को नियंत्रित करता है, ये मेडुला। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, प्यार, घृणा, परितृप्ति तथा ताप को नियंत्रित करता है, ये हाइपोथैलेमस जो अग्र मस्तिष्क का भाग है। यह भूख, प्यास, प्यार, घृणा, परितृप्ति तथा ताप को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत होते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो एजी टांसले थे, उन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया था। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की संकल्पना वर्ष 1935 में एजी टांसले द्वारा प्रस्तावित की गई थी। टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशिष्ट प्रकार है जिसकी रचना अजैविक एवं जैविक घटकों के मिलने से होती है। उन्होंने इसे एक खुला तंत्र माना है। अगला क्वेश्चन है कि लिंडेमान ने पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का कौन सा नियम दिया था? तो लिंडेमान ने 10% का नियम दिया था। जब ऊर्जा एक ट्रॉपिक स्तर से दूसरे स्तर पर जाती है तो केवल 10% ऊर्जा ही आगे स्थानांतरित होती है, और बाकी जो 90% ऊर्जा है वो उष्मा के रूप में नष्ट हो जाती हैं या जीवों के जीवन क्रियाओं में खर्च हो जाती हैं। केवल 10% ऊर्जा ही वो आगे स्थानांतरित कर पाता है। तो ये 10% का नियम जो है ये लिंडेमान ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल के निर्माण के लिए कौन सा तत्व मुख्य घटक माना जाता है? तो है मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल पौधों में पाए जाने वाला हरा वर्णक है, यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। और मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य केंद्रीय तत्व होता है। क्लोरोफिल अणु के केंद्र में मैग्नीशियम उपस्थित होता है, यही पौधों को हरा रंग देता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है ये उत्तर प्रदेश दिवस। 2018 से मनाना ये शुरू हुआ है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस। 24 जनवरी 1950 को जो संयुक्त प्रांत है उसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। इसी कारण इस दिन को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो यहाँ पे 25 जनवरी लिखा है वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है उस दिन। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया? तो ये रूमी दरवाजा। तो उत्तर प्रदेश सरकार का जुड़वा मछली वाला राज्य चिन्ह रूमी दरवाजा से लिया गया है। और जो रूमी दरवाजा है ये इसका स्थान है, ये लखनऊ में स्थित है और इसका निर्माण नवाब आसफ उद्दौला 18वीं सदी में किए थे। यह अवध की वास्तुकला का प्रसिद्ध उदाहरण है। तो ये रूमी दरवाजा है और यहाँ पे ये मछली
यहीं से ये मछली का चिन्ह लिया गया था उत्तर प्रदेश सरकार। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। उत्तर प्रदेश के राज्य प्रतीक जैसे राजकीय पशु बारहसिंघा है, राजकीय पक्षी सारस है, और राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय पुष्प पलाश है, जिसे पलाश को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी बोलते हैं, और राजकीय खेल हॉकी है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो है लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। सबसे बड़ा राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो लखीमपुर खीरी है, तथा सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला वो हापुड़ है। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा हापुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नगर में राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थित है। यह अकादमी चित्रकला, मूर्तिकला और अन्य ललित कलाओं को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है।